क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जनता ने नहीं चुना, लेकिन उनके पास ये शक्ति है कि वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार के सबसे बड़े फैसलों को भी रद्द कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एनजेएसी कानून को रद्द किया तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे अनइलेक्टेड की तानाशाही कहा था। टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। बिल्कुल। आज हम इसी शक्तिशाली संस्था भारत के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों, इसकी संरचना और इसके ऐतिहासिक सफर की गहराई से पड़ताल करेंगे। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। एआई क्वेश्चन फैक्ट्री पर इंडियन पॉलिटी के सभी चैप्टर के लेक्चर करा दिए गए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 9122648222 नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजें या ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये पड़ताल जरूरी भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक अदालत नहीं है, यह संविधान का संरक्षक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और केंद्र राज्य के विवादों में एक अंपायर की भूमिका भी निभाता है। तो ये समझना दिलचस्प होगा कि आखिर इसे इतनी शक्तियां मिली कैसे और ये काम कैसे करती है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं। हाँ, बहुत पुरानी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक जाती हैं, जब कलकत्ता में पहले सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से कल्पना की गई थी। लेकिन तब इसकी हालत आज जैसी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय तो कंपनी के बड़े अधिकारियों पर भी इसका ज्यादा जोर नहीं चलता था। वो एक शुरुआती दौर था। असली मोड़ आया 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, जी, जिसके तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। अच्छा। लेकिन तब भी अपील की सबसे बड़ी अदालत लंदन में बैठी ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ही थी। ओहो, यानी हमारे देश के मामलों पर अंतिम फैसला ब्रिटेन में होता था। हाँ, पूरी तरह से संप्रभुता नहीं थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 28 जनवरी 1950, गणतंत्र बनने के ठीक 2 दिन बाद, जब हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ। इसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह ली और भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह से आप कह सकते हैं संप्रभु हो गई। हाँ, और मजे की बात यह है कि शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की अपनी बिल्डिंग भी नहीं थी। सही में? हाँ, और ये संसद भवन के एक हिस्से से ही काम करता था, जिसे चेंबर ऑफ प्रिंसेस कहते थे। ये तो कमाल है। मतलब एक ही इमारत में संसद कानून बना रही है, सरकार देश चला रही है और सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों की समीक्षा कर रहा है। वाह। ये दिखाता है कि शुरुआत में इन संस्थाओं में कितनी एक तरह की नजदीकी थी। अच्छा, तो इस शक्तिशाली संस्था में कितने लोग होते हैं? आज की तारीख में तो 34 जज हैं। हाँ, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज। लेकिन ये हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। 1950 में तो सिर्फ 8 जज हुआ करते थे, 1 + 7। तो ये संख्या कौन तय करता है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है कि जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। अच्छा, ये सरकार या कोर्ट खुद नहीं कर सकती? नहीं, ये संविधान के शक्ति पृथक्करण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को दिखाता है। जैसे जैसे देश का काम बढ़ा, मुकदमे बढ़े, तो संसद ने समय समय पर कानून बनाकर जजों की संख्या को 10, फिर 13, 25 और अब 34 तक बढ़ाया है। ठीक है, तो ये तो हुई संख्या की बात। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादित हिस्से पर, जजों की नियुक्ति। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन परामर्श के बाद, कंसल्टेशन। और इसी एक शब्द पर दशकों तक बहस चली है। बिल्कुल, कि इस परामर्श का मतलब क्या है? बिल्कुल, क्या ये सिर्फ राय लेना है या फिर सहमति लेना? ये पूरी बहस 4 जजेस केस के नाम से जानी जाती है, जिसने पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला जजेस केस, वो आया 1982 में। उस समय कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है, सहमति नहीं। सहमति नहीं। सरकार जजों की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो उस वक्त कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का पलड़ा भारी था। मतलब सरकार जिसे चाहे उसे जज बना सकती थी, बस एक बार मुख्य न्यायाधीश से पूछना होता था। मोटे तौर पर हाँ। लेकिन फिर आया दूसरा जजेस केस 1993 में, जिसने सब कुछ पलट दिया। अच्छा। उस दौर में मतलब 80 के दशक में सरकार पर कमिटेड जुडिशरी बनाने के आरोप लग रहे थे, यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका। हाँ, मतलब ऐसे जज नियुक्त करना जो सरकार की विचारधारा के प्रति वफादार हों। इसी माहौल में कोर्ट को लगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाना बहुत जरूरी है, और इसलिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल। दूसरे जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति है, कंकरेंस। ओहो। और आप कह सकते हैं कि यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की नींव पड़ी, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका अहम हो गई। तो परामर्श अब सहमति बन गया।
पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, इसके बाद आया तीसरा जजेस केस 1998 में। इस केस में कोलिजियम का विस्तार किया गया। मतलब? अब इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि मुख्य न्यायाधीश की राय का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की राय नहीं है, ये एक संस्थागत राय होनी चाहिए। यानी 5 जजों की कमेटी। हाँ। और फिर आई 2015 की सबसे बड़ी लड़ाई, चौथा जजेस केस। NJAC वाला मामला। सही। सरकार ने NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। तो सरकार का तर्क क्या था? सरकार का कहना था कि कोलिजियम अपारदर्शी है, इसमें जवाबदेही नहीं है। दुनिया में कहीं भी जज खुद जजों की नियुक्ति नहीं करते। NJAC में जज भी होंगे, कानून मंत्री भी और 2 प्रतिष्ठित नागरिक भी। इससे पारदर्शिता आएगी। सुनने में तो तर्क सही लगता है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताकर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उनका डर क्या था? उनका डर था कि कार्यपालिका के लोग उन जजों को चुन सकते हैं जो सरकार के पक्ष में हो, जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। और यहीं पर वो अनइलेक्टेड की तानाशाही वाली बात आई। बिल्कुल। यानी आज की तारीख में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं और इस व्यवस्था को कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। तो शक्तिशाली अदालतों में से एक बनाते हैं। जरूर। इसके क्षेत्राधिकार को हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब केंद्र और राज्य या 2 राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। अच्छा, किसी और अदालत में नहीं? नहीं, कोई और अदालत ये काम नहीं कर सकती। ये हमारे संघीय ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार, है ना, मौलिक अधिकारों वाला। हाँ, रिट जुरिस्डिक्शन। और ये बहुत खास है। अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और फिर कोर्ट अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। बिल्कुल। 5 तरह की रिट होती हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस। और इसीलिए अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। बिल्कुल। इसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ये तो हम सब जानते हैं, देश की सबसे बड़ी अपील अदालत। सही। हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अंतिम अपील यही होती है। एक और अधिकार है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये क्या है? ये दिलचस्प है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी या सार्वजनिक महत्व के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। अच्छा, सलाह मांग सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती और न ही सुप्रीम कोर्ट हर बार सलाह देने के लिए बाध्य है। समझ गया। और एक शब्द है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, इसके 2 मतलब हैं। पहला, इसके सभी फैसले और कार्यवाही रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और भविष्य के मामलों में कानून की तरह काम करते हैं। मतलब निचली अदालतों को वो फैसले मानने होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, इससे अपनी अवमानना मतलब कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति है। और इन सब के ऊपर है न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, वो ब्रह्मास्त्र। यही वो शक्ति है जो अनइलेक्टेड की तानाशाही वाली बहस को जन्म देती है ना? बिल्कुल। यानी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या सरकार के किसी भी आदेश को संविधान के तराजू पर तौलना, और अगर वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो उसे रद्द कर देना, जैसा NJAC कानून के साथ हुआ। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का सफर एक औपनिवेशिक अदालत से शुरू होकर आज संविधान के एक शक्तिशाली संरक्षक के रूप में स्थापित हो चुका है। हाँ, इसकी सबसे अनोखी बात इसका कोलिजियम सिस्टम है जो इसे कार्यपालिका के दखल से बचाता है। और इसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसे विधायिका पर भी एक नजर रखने का अधिकार देती है। बिल्कुल। ये शक्तियां इसे भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत संतुलन स्तंभ बनाती हैं। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की कहानी जो सत्ता, स्वतंत्रता और संतुलन के धागों से बुनी है। बिल्कुल। और अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कोलिजियम व्यवस्था को न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया था, ताकि सरकार दखल ना दे सके। सही। लेकिन क्या एक ऐसी व्यवस्था जहां जज ही दूसरे जजों की नियुक्ति करते हैं और जिसमें पारदर्शिता की कमी को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लोकतंत्र में जवाबदेही की एक नई चुनौती पेश नहीं करती? ये एक बड़ा सवाल है।
स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच सही संतुलन क्या हो, ये आज भी भारतीय लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है।